आज हम लोग 26/11/2008 में जो मुंबई पर अटैक हुआ था, 26/11 का जो अटैक था उसके बारे में बात करते हैं। और कहते हैं कि ऐसा लगा था उस समय जैसे मुंबई पर एक सेना ने हमला बोल दिया था। आखिर ये क्या कहानी है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी आपको मुंबई देखने को मिलेगी। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। विधानसभा में 288 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। 26/11/2008 की शाम 8 बजे पूरा अरब सागर चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। समुद्र की लहरों की थपेड़ों के बीच एक डिंगी एक क्वींस नेकलेस की तरफ बढ़ रही थी। उस पर सवार 10 हथियारबंद लोग गहन सोच में लीन थे। उनके बैग में 10 AK-47, 10 पिस्टल और 80 ग्रेनेड, 2000 गोलियां, 24 मैगजीन और 10 मोबाइल फोन, विस्फोटक टाइमर्स और खाने के लिए बादाम और किशमिश थे। ऐसा लगता नहीं था कि ये सब दुनिया के चौथे बड़े शहर को घुटनों पर लाने के लिए काफी था। उन्हें अपने हैंडलर के शब्द याद आ रहे थे, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, और उन्हें अचरज में डालना। उन्होंने रात में लैंड करने का कई दिनों तक अभ्यास किया था और उन्हें यह भी सिखाया गया था कि किस तरह टैक्सियों में टाइम बम प्लांट किए जाएं ताकि वो पूरे शहर में थोड़े थोड़े अंतराल पर फटे और ये आभास मिले जैसे कि मुंबई पर पूरी सेना ने हमला कर दिया। और ठीक 8:20 पर उन्हें तट दिखाई दिया। जब अजमल कसाब ने हथियारों से भरा रक्सैक अपने कंधों पर डाला तो उसे अपने हैंडलर के शब्द फिर से याद आया, तुम्हारा चेहरे पर चांद की तरह का नूर दिखाई देगा, तुम्हारे शरीर से गुलाब की महक आएगी और तुम सीधे जन्नत जाओगे। 26 नवंबर रात 9:43 लियोपोल्ड कैफे। मुंबई के कुलाबा कॉजवे की शक्ल बहुत हद तक लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जैसी लगती है। पतली सड़क के दोनों तरफ दुकानें और रेस्तरां का लंबा सिलसिला है। करीब 9 बजे 4 चरमपंथियों ने मच्छीमार नगर बदवार पार्क से एक टैक्सी ली। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से ताज होटल चलने के लिए कहा और उनमें से एक ने चुपके से टैक्सी की पिछली सीट पर एक टाइम बम लगा दिया। और रीगल सिनेमा के पास टैक्सी एक ट्रैफिक जाम में फंस गई, लेकिन ड्राइवर ने उन्हें किसी तरह लियोपोल्ड कैफे के सामने पहुंचा दिया। वहां 2 लोग शोएब और नजीर अपने बैग और हथियारों के साथ उतर गए। बाकी 2 लोग ताज होटल की तरफ बढ़ गए। ड्राइवर किशोरबंद फूलचंद उन्हें वहां उतार कर आगे बढ़ गए। जब वो मजगांव के इलाके में पहुंचे तो उन्हें टैक्सी में जोरदार धमाका हुआ जिसमें वो और 2 महिलाएं जरीना शेख और रीमा शेख मारे गए। शोएब और नजीर कुछ मिनटों तक लियोपोल्ड के सामने खड़े रहे। फिर एक से दूसरे ने कहा, ओ भाई बिस्मिल्लाह करें। वो लियोपोल्ड के अंदर तक नहीं घुसे और उन्होंने सड़क से ही अपने AK-47 से फायर करना शुरू कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने घबरा कर पीछे के बाहरी गेट की तरफ भागना शुरू कर दिया। शोएब और नजीर फायर करते हुए एक दरवाजे से घुसे और दूसरे दरवाजे से निकल गए। पूरे ऑपरेशन में 1 मिनट से भी ज्यादा का समय नहीं लगा। वहां कुल 9 लोग मारे गए। जब वो रेस्टोरेंट से निकलकर सड़क पर दोबारा आए तब भी उन्होंने फायरिंग करना जारी रखी। वहां से महज 200 मीटर दूर कोलाबा पुलिस स्टेशन के ड्यूटी इंस्पेक्टर को AK-47 की फायरिंग की आवाज सुनाई थी। वो तुरंत लियोपोल्ड की तरफ भागा। शुरू में उसे लगा जैसे वहां कोई बम फटा हो। लोगों के सब इधर उधर बिखरे हुए थे। उसने अपने साथी का वॉकी टॉकी लेकर साउंड कंट्रोल को पहला संदेश फ्लैश किया, 21:48 कोलाबा 1 को लियोपोल्ड होटल भेजो। और आप देखिए 26 नवंबर रात 9:45 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। डिंगी पर बैठने से पहले ही जब वो कुबेर नौका पर ही थे तभी इस्माइल खान ने 10 पीले और लाल रंग के कलाबे निकाले और हर एक को देकर कहा कि वो इसे अपने दाहिने हाथ से में बांध लें। जब इस्माइल खान और कसाब बदवार पार्क पर डिंगी से उतरे तो उन्होंने कुछ देर इंतजार किया क्योंकि उन्हें डर था कि वो ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे। फिर उन्होंने एक कैब रोकी और जिसका नंबर था MH01 G779। इस्माइल खां आगे का दरवाजा खोलकर ड्राइवर के बगल में बैठ गया। उसने ड्राइवर से VT स्टेशन चलने के लिए कहा और उससे बातें करने लगा। उसका काम था ड्राइवर को बातों में उलझाना ताकि पिछली सीट पर बैठ कसाब को ड्राइवर की सीट के नीचे टाइम बम ब्लास्ट करने का मौका मिल जाए। CST पर उतरकर कसाब अपने हाथ निकालने के लिए बगल के एक शौचालय में घुस गया
और आप देखते हैं कि हथियार निकालने के लिए इन दोनों ने बड़े से हॉल में जो दूसरे दर्जे के मुसाफिरों का वेटिंग रूम भी था और जहां टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कसाब फायरिंग कर रहा था जबकि उसका साथी इस्माइल ने अपने हाथ को ऐसी जगह छुपा रखा था जहां से ये आप देखते हैं कि जहां से उसे कोई नहीं देख सकता था। उसका काम था निहत्थे लोगों पर ग्रेनेड फेंक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना। फायरिंग शुरू होते ही लोग खाली डिब्बों की तरह जमीन पर गिरना शुरू हो गए। गोलियों की आवाज सुनते ही रेलवे अनाउंसर विष्णु जेंडे ने लाउड स्पीकर पर अनाउंस करना शुरू कर दिया कि यात्री जितनी जल्दी हो स्टेशन से बाहर निकले। इस चेतावनी से बहुत से लोगों की जान बची, फिर भी इस फायरिंग में कुल 58 लोग मारे गए। 26 नवंबर रात 9:48 ताज पैलेस होटल। शोएब और नजीर को लियोपोल्ड कैफे पर उतारने के बाद अब्दुल रहमान बड़ा और अबू अली ने ताज पैलेस से होटल के सामने अपनी टैक्सी रुकवाई। उतरते ही उन्होंने होटल के पीछे गोकुल रेस्टोरेंट के खुले अहाते में एक टाइम बम प्लांट किया। पुलिस चौकी के पास जहां टाइलों का ढेर पड़ा हुआ था, उन्होंने वहां भी एक बम रखा। होटल के अंदर घुसने से पहले उन्होंने सबसे पहले एक खोजी कुत्ते को गोली से उड़ा दिया। वो मुख्य दरवाजे से होटल के अंदर घुसे। अंदर घुसते ही होटल की शान शौकत देखकर कुछ सेकंड के लिए भौचक्के से रह गए। फिर लाल टी शर्ट और बेसबॉल पहने हुए शख्स अचानक बाई तरफ हार्बर बार की तरफ मुड़ा। पीली टी शर्ट पहने हुए शख्स ने सामियाना का रुख किया। उन्हें पहले से ही पता था कि उन्हें किधर जाना है। तभी दोनों ने एक ही समय पर अपने बैग जमीन पर रखे और उनमें से AK-47 निकाल ली। 26 नवंबर रात 11:50 रंग भवन लेन। ज्वाइंट कमिश्नर हेमंत करकरे, अतिरिक्त कमिश्नर ईस्ट अशोक कामटे और इंस्पेक्टर शालस्कर कूंदकर एक जीप में बैठे और रंग भवन लेन की तरफ बढ़े। हालांकि तब तक कसाब और इस्माइल कामा अस्पताल के सामने से निकल चुके थे। इंस्पेक्टर सालस्कर क्वालिस से गाड़ी चला रहे थे। कामटे उनके बगल में और करकरे बीच की सीट पर बैठे हुए थे और पीछे की सीटों पर ड्राइवर, क्राइम ब्रांच के एक और अधिकारी अरुण जाधव और 3 पुलिस कांस्टेबल बैठे हुए थे। जाधव ने पीछे की सीट से देखा कि अचानक एक लंबा और एक नाटा शख्स सामने आए और दोनों ने करकरे की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये पूरी तरह से कंट्रोल वर्स्ट था, जैसे उन्होंने इस तरह के हमले की ट्रेनिंग ले रखी थी। उन्होंने एक गोली भी जाया नहीं की। उन्होंने उनकी गाड़ी का दरवाजा खोला, आगे की सीट पर बैठे हुए लोगों को जमीन पर फेंका। इस्माइल ने स्टीयरिंग संभाला और कसाब आगे की सीट पर उसके बगल में ही बैठ गया। अभी वो थोड़ी ही दूर चले कि गाड़ी लहराने लगी और उसका पीछे का टायर पंचर हो गया। इस्माइल और कसाब ने बिना परेशान हुए एक गुजरती हुई स्कोडा कार को रोका, ड्राइवर को जबरदस्ती नीचे उतारा, उस पर सवार होकर आगे बढ़ गए। 27 नवंबर रात 12:40 मैरिन ड्राइव। पुलिस के वायरलेस पर एक संदेश गूंजा। स्कोडा 02 JP 1276 सिल्वर कलर हाईजैक्ड बाई टेरेस्ट। और ऑडियल कैफे के सामने पुलिस ने एक सिल्वर कार की स्कोडा को आगे बढ़ते देखा। उन्होंने कार को रोकने का इशारा किया। कार बैरियर से थोड़ा पहले रुक गई, लेकिन ड्राइवर ने विंड स्क्रीन पर पानी डालकर वाइपर चला दिया ताकि बाहर से कोई देख ना पाए कि अंदर कौन बैठा है। वो पुलिस अफसर कार की बाईं तरफ गए, तभी किसी ने कार की पिछली सीट की खिड़की पर गोली चला दी। इस्माइल ने कसाब से कहा कि वो अपने हाथ ऊपर कर लें। तभी इस्माइल ने उसकी ओर आते पुलिस वालों पर गोली चला दी। पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया। तभी कसाब ने देखा कि इस्माइल की सीट पर ही नीचे लुढ़क गया और उसकी गर्दन में गोली लगी थी। कसाब ने धीरे से दरवाजा खोला और अपनी AK-47 को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगली टिगर तक पहुंची गई। उसने पुलिस इंस्पेक्टर तुकाराम उम्बाले के पेट में गोली चला दी, लेकिन उम्बाले ने AK-47 की नाल पकड़ ली और उसको अंत तक नहीं छोड़ा। इस बीच बहुत सारे पुलिस वालों ने पहुंचकर कसाब को घेर लिया, उसकी पिटाई करने लगे। तभी कोई चिल्ला, रुको रुको, हमें वो जिंदा चाहिए। कसाब को एक एम्बुलेंस में डालकर फ्लोर पर लिटाकर हाथ पांव बांध कर दिए गए। उसके बिल्कुल नए टेनिस जूते सड़क पर ही पड़े रह गए। 28 नवंबर सुबह 2 बजे ताज पैलेस होटल। मानेसर में 3 विमानों में ब्लैक कैट कमांडोज मुंबई पहुंच चुके थे और उनमें से 100 से अधिक कमांडोज को ताज ऑपरेशंस में लगाया गया। होटल में करीब 600 कमरे थे। CCTV कवरेज समाप्त हो चुका था। सबसे परेशानी की बात यह थी कि पूरा होटल स्टाफ होटल के बाहर निकल चुका था, इसलिए कमांडोज के पास ना तो गेस्ट लिस्ट थी और ना ही उन्हें ये पता था कि किस कमरे में कौन रह रहा है। हर कमरे में फोन किए जा रहे थे, लेकिन लोग डर कर फोन नहीं उठा रहे थे, कहीं हमलावरों को उनकी उपस्थिति का पता न चल जाए।
एक डाटा एंटी कर्मचारी फ्लोरेस मार्टिन एक कमरे में फंसी हुई थी। मेजर उन्नी कृष्णन ने बीड़ा उठाया कि वो उन्हें सुरक्षित निकाल कर लाएंगे। वो अपने साथ 6 लोगों की टीम लेकर गए। वो सीढ़ियों पर पोजीशन लेते हुए ऊपर पहुंचे, तभी उनके साथी सुनील यादव को गोली लगी। उन्नी कृष्णन पर भी बाईं तरफ से फायरिंग आया। उन्होंने सोचा कि वो दाहिनी ओर से जाकर पीछे से हमलावर को दबोच लेंगे, लेकिन उन लोगों ने वहां भी पोजीशन ली हुई थी। उनका एक वस्ट उन्नी कृष्णन को लगा। उन्होंने तुरंत अपने साथियों को रेडियो पर आगाह किया, आगे मत आओ। उस समय उनकी सांस बहुत तेजी से चल रही थी। इसके बाद उनके बाकी टाकी पर कोई गतिविधि नहीं हुई। मेजर उन्नी कृष्णन मिसिंग थे, लेकिन उनके लोगों ने हमलावरों को वासाबी रेस्टोरेंट तक सीमित कर दिया था। और ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया बताते हैं कि ऊपर जाने से 2 मिनट पहले ही मेरी उन्नी कृष्णन से बात हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। उनका जवाब था एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। और पहली बार ब्लैक कैट्स को लगा था कि हालात उनके नियंत्रण में आ रहे हैं, लेकिन इसकी उन्हें उन्नी कृष्णन की शहादत के रूप में कीमत चुकानी पड़ी थी। 28 नवंबर दोपहर 4 बजे वसाबी रेस्तरां ताज होटल। अब भी चारों फिदायीन मोर्चा संभाले हुए थे। 2 लोग ग्राउंड फ्लोर के हार्बर बार से कमांडोज पर फायरिंग कर रहे थे, जबकि 2 लोग वसाबी रेस्तरां से गोलियों की बौछार कर रहे थे। ब्रिगेडियर सिसोदिया ने ब्लैक कैट को हुक्म दिया कि वो वसाबी की खिड़कियों के टॉप एंड ग्लास पर इजरायली स्नाइपर गन से निशाना लगाएं, और जैसे ही वो चटकते दिखाई दें उन पर ट्राईपोड पर रखे ग्रेनेड लॉन्चर से फायर किया जाए। जब धुआं छटा तो ब्रिगेडियर सिसोदिया को वसाबी के अंदर का दृश्य साफ साफ दिखाई देने लगा। वो देख पा रहे थे कि सभी हमलावर अभी भी जीवित हैं। उनमें से 3 ब्लैक कैट सैनिकों पर निशाना लगा रहे थे, जबकि चौथा शख्स एक सफेद रूमाल हिला रहा था। ब्रिगेडियर ये सोच रहे थे कि कहीं ये उनको लालच देकर अंदर बुलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। बाहर एनएसजी के प्रमुख ज्योति दत्त पत्रकारों को आश्वासन दे रहे थे कि ताज को शनिवार की सुबह होने तक मुक्त करा लिया जाएगा। उधर इस तनाव भरे माहौल के बावजूद ब्रिगेडियर सिसोदिया अपने साथियों से मजाक में कह रहे थे, अब हम अपनी वायुसेना को बुलाकर पूरी इमारत को ही क्यों नहीं ध्वस्त कर देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। 29 नवंबर का टाइम आता है, सुबह 7 बजे हार्बर बार और ताज होटल। ब्लैक कैट्स की 2 टीमों ने हार्बर बार और वसाबी रेस्टोरेंट में 2 आईईडी डिवाइस फेंकी। 2 जबरदस्त धमाके सुने गए। इमारत में काला धुआं और आग की लपटें निकलने लगी। एक काली मानव आगती होटल के बाहर गिरी और उनके पैर इस तरह जल रहे थे कि वैसे वो हवा में साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा हो, और उसका पहना हुआ काला लोअर बुरी तरह से फटे हुए शर्ट्स में तब्दील हो चुका था। जब वो नीचे गिरा तो उसके साथ एक मरा हुआ कबूतर भी नीचे गिरा। वहां इंतजार कर रहे निशानेबाजों ने उसके सिर में एक और गोली उतार दी। ब्रिगेडियर सिसोदिया तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचे। उसके चेहरे पर बारूद की पूरी परत लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उसने शरीर पर तारकोल का छिड़काव कर दिया हो। उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थी जैसे वो बहुत दर्द में हो। ये अबू सुएब था जिसने लियोपोल्ड रेस्टोरेंट में हमला किया था और फिर ताज होटल में घुस गया था। कुछ देर बाद सुबह 10 बजे कुछ देर बाद जेजे अस्पताल वाईकुला। अजमल कसाल ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के सामने जब बोलना शुरू किया तो वो रुका ही नहीं। उसको लालच दिया गया कि अगर उसने सब कुछ बता दिया तो उसे उसके साथियों से मिलवा दिया जाएगा जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और जब वो दिन आया तो कसाब को पुलिस गाड़ियों के काफिले में गेट वे ऑफ इंडिया और ताज होते हुए वाईकुला के जेजे अस्पताल ले जाया गया। उसके साथ चल रहे पुलिसकर्मियों से पूछा, क्या मेरे साथी बुरी तरह से घायल हो गए? अफसर ने कहा, तुम अपनी आंखों से खुद ही देख लेना। उसको एक कमरे में ले जाया गया जहां 9 स्टेनलेस स्टील की बड़ी ट्रेज रखी हुई थी जिसमें मारे गए फिदायिनियों के शव रखे हुए थे। ताज में लड़ने वाले फिदायिनी के शवों को पहचानना बहुत मुश्किल था। अजमल ने जैसे ही उन शवों को देखा वो जोर से चिल्लाकर बोला, मुझे यहाँ से ले चलो, और उसको वापस उसकी जेल की कोठरी में लाया गया। वहां एक भारतीय अफसर उसका इंतजार कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो अजमल कसाब, क्या तुमने उनके चेहरे पर नूर दिखाई दिया और क्या तुम उनके शरीर से आती गुलाब की महक को सूंघ पाए? जैसे ही अजमल कसाब ने ये सुना वो फूट फूट कर रोने लगा। तो ये कहानी है मुंबई अटैक की।